बिल्कुल अदिति, देखिए बहुत दुखद ये घटना हुई और इस घटना के बाद, इन बच्चों की मौत के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये नोट है जिसमें अपनी बात बयां करते हुए उन्होंने अपनी जान दी है। और इस पर हम समझने की कोशिश करेंगे। अमरनाथ मिश्रा जी हमारे साथ हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे से वो समझते हैं मनोदिशा को। अमरनाथ जी, इस लेटर को देखकर, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है इस पूरे मामले के अंदर, यहां पर क्या आपको समझ में आता है? क्योंकि मनोदिशा बहुत इंपॉर्टेंट है इन बच्चियों की कि इतना बड़ा फैसला इन्होंने ले लिया। जरा इसको आप देखिए और बताइए यहां से क्या आपको लगता है। बिल्कुल, जिस तरह डायरी में लिखा है ट्रू लाइफ स्टोरी, इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब पढ़ लो, क्योंकि ये सब सच है। रीड नाउ। तो जिस तरह से इसमें आई को बनाया गया है, डोमिनेंटली जो है बहुत प्रोमिनेंट तरीके से, या कैपिटल में लिखा गया है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं जो हाईलाइट किया हुआ है जी। ये जो है, तो यहाँ पे ये है कि कॉन्फिडेंटली जो बच्चे थे उन्होंने इसको लिखा है, ठीक है। वो अपनी बात को जो है इफेक्टिवली कहना चाहते हैं। फिर डायरी में आप देखिए जिस तरह से DA है, ये को ये नीचे लाइन ले गए हैं। इसका मतलब ये मतलब एकदम कैलकुलेटेड नहीं है। इनका माइंड जो है फ्लो कर रहा है और माइंड में चीज़ें बहुत चल रही हैं, ठीक है। प्लस ऐसे ही आप देखिए जो भी इसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जिस तरह से लिखा गया है, ये प्रोमिनेंट, जब बंदा जो है स्टिमुलेट हो जाए, किसी चीज़ को करने के लिए ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए, कुछ एक्शन लेने के मूड में हो, तो ऐसे जो है प्रोमिनेंटली जो है लिखता है। मतलब इसको देख के आप, जो मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूं कि एक निर्णय लेने की दिशा में वो सोच रही होंगी शायद उस वक्त, श्योर नहीं होंगी, ये इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। ये जो यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है कि ट्रू लाइफ स्टोरी, इससे हम क्या समझे? क्योंकि यहाँ पर प्रभाव की बात बहुत है कि गेम खेल रही थी और उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थी ये बच्चियां। देखिए जो इन्होंने लिखा है ट्रू लाइफ स्टोरी, ठीक है। अब लाइफ में LIF ये कैपिटल रखा है। इसका मतलब ये इसको लेके ये काफ़ी गंभीर हैं और इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। मतलब कुछ न कुछ इनके माइंड में उस समय चल रहा था कि कुछ हम एक्शन लेंगे, क्या लेंगे वो श्योर नहीं था, लेकिन कुछ लेना है, कुछ करना है, कुछ गलत कर देंगे, इसके खिलाफ हम जाएंगे। जो भी वो करना चाह रहे हो, जिसको रोका जा रहा हो, उसके बगावत की बू इससे आ रही थी। क्या ये ऐसा था कि उनको लग रहा था कि जिंदगी में कुछ ऐसा हो गया है कि उनको कुछ फैसला यहाँ पर लेना पड़ेगा? वो जो लाइफ को अब आप कह रहे हैं कैपिटल में यहाँ पर लिखा गया, देखिए जिस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, हाँ। या जिस चीज़ के चलते फेल्योर हुआ, या हार्ट ब्रेक हुआ, या फीलिंग इमोशंस जो है जहाँ कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, जहाँ पे ये लग रहा है कि अब इसके बाद मेरी दुनिया कैसी होगी, क्या होगा, तो ऐसे कंडीशंस में वो चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट किया है, लिखा है। और इससे ये लग रहा है कि ये कुछ गलत कर सकते हैं, ये कुछ तो गड़बड़ होगा। अच्छा, कुछ तो हो जाएगा। ये तो अमरनाथ जी ये शब्द है जिसमें आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर की कि लाइफ को हाईलाइट में लिखना, यानी जिंदगी के बारे में कुछ वो दर्शाना चाह रहे थे अपनी। अब जरा यहाँ पर आइए आप, ये जो तस्वीर है, ये बीच में एक शक्ल बनाते हैं वो, और इसमें ध्यान देने वाली बात है ये आंसू बहते हुए दिखाने के लिए इसको गहरा करके वो यहाँ पर दर्शाते हैं। देखिए जब आप इसकी यदि बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में आप देखिए आई ब्रो जिस तरह इन्होंने बनाया है। जनरली जब हम कोई इमेज बनाते हैं, इसके अपोजिट बनाते हैं। आई ब्रो जो है ऐसे बनेगा, यानी ये कहीं ना कहीं निगेटिव सोच रहे हैं, कुछ गलत है माइंड में करने को। और क्योंकि रोने का ये पिक्चर है, रोने का इमेज ये बनाए हैं, और जिस तरह से इन्होंने मोटा धार जो दिखाया है, मतलब ये बहुत ज़्यादा जो है दुखी हैं, कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। और ये देखिए माउथ भी ये क्लोज फॉर्म में रखे हैं, उल्टा किए, जनरली हम ऐसे बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें शो कर रही हैं कि ये प्रोमिनेंटली, डोमिनेंटली कुछ गलत निर्णय लेने की ओर बढ़ रहे हैं या लेने वाले हैं। सुसाइडल टेंडेंसी या होमिसाइडल टेंडेंसी, कुछ भी ये कर सकते थे। लेकिन जैसा आपने बताया कि इसमें डेथ हुई है, तो और वो भी शायद काफ़ी ऊंचाई से हुई है, तो इसके लिए ऐसे चीज़ों में मेंटल जो है सॉलिड होना चाहिए कि ऐसा डिसीजन वो ले सकते हैं कि नहीं। अच्छा, क्योंकि अमरनाथ जी बहुत अच्छे से आप यहाँ पर बता रहे हैं, एक और चीज आप यहाँ पर बताइएगा, ये क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। जरा ये देखिए आप, ये जो ब्रैकेट यहाँ पर बनाए हुए हैं,
और ये आई एम रियली सॉरी इसके बीच में, और यहाँ पर सॉरी पापा, ये क्या दर्शाता है? आई एम रियली सॉरी इसका मतलब ये है वो एक्चुअली वो फील कर रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं और जो पापा बोल रहे हैं उसके खिलाफ हो जा रहे हैं और उनकी बात नहीं मान रहे हैं और उनको दुख देने की टेंडेंसी उनकी रही है, इसलिए शायद वो सॉरी, स्पेशली पापा को सॉरी भी बोल रहे हैं। ये हम इन चीजों की बात कर रहे हैं। अब जरा इस हैंड राइटिंग को भी आप अमरनाथ जी बताइएगा। आप जरा उधर देखिए, इधर की हैंड राइटिंग जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कुछ अलग तरह की नजर आती है, और इधर की आप हैंड राइटिंग अगर देखिए थोड़ा सा डिफरेंस मुझे यहाँ पर लग रहा है, आप बेहतर समझते हैं। ये आपको लग रहा है कि क्योंकि 3 बच्चियां थी, ये एक ही बच्ची ने यहाँ पर लिखा है, या आपको लगता है कि अलग अलग लोगों की हैंड राइटिंग्स हैं? ये देखिए, अब जैसे यहाँ पे आई बना है तो इसका जो लाइनिंग है यहाँ पे है, यहाँ पे जो है बीच से लिया हुआ है, ठीक है। ई का यदि डिजाइन देखें तो ई जो है लगभग सेम नजर आ रहा है। ये के केस में ये यहाँ भी बना हुआ, लेकिन यहाँ पे जो है लाइन ओवरफ्लो हो रहा है जी, इससे थोड़ा नेगेटिव टेंडेंसी को भी शो कर रहा है, ठीक है। जो एल है, एल भी देखिए नियर अबाउट यहाँ पे जो स्लोप है यहाँ नहीं है, तो नियर अबाउट ये सेम नजर आ रहा है। यदि हम पापा में पी देखें, ये देखिए पी ए दोनों हम लेके चलते हैं, यहाँ पे पी ए, तो ये नियर अबाउट ये दोनों जो है मैच कर रहा है, ठीक है, कि शायद ये एक ही पर्सन की दोनों हैंडराइटिंग है, इसके बेसिस पे जो फाइंडिंग है। और इस नोट को, इस आकृति को देखकर क्या ये सोसाइटल टेंडेंसी जो कहते हैं हम, किसी व्यक्ति के दिमाग में जब ऐसे थॉट आने लग जाते हैं कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, ये उस तरह की मनोदशा आपको लग रही है इन बच्चों की? देखिए, यदि ये पिक्चर देखें, पिक्चर ये बता रहा है कि ये पूरा उलट सोच रहे हैं, मतलब ये प्रॉपर एक नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं सोच रहे हैं, एकदम जो है गलत डिसीजन के पर्पज से या निगेटिव थॉट्स उनके माइंड में चल रहा है, और अगला स्टेप क्या होगा ये कंफर्म नहीं रहता है, क्योंकि अगला स्टेप वो छत से कूद के मरना चाह रहे थे या कुछ और एक्टिविटी कर सकते थे। जो आदमी ऐसे कंडीशंस में होता है, जो भी चीज़ रहता है, जो इजी रहता है, वो करने की कोशिश करता है। मतलब एक तो मन में ग्लानि थी कि वो लिख रहे हैं कि सॉरी पापा, उनको इस बात का एहसास था कि परिवार को दुख होगा इस बात का, लेकिन करना चाह रहे थे। एक और तस्वीर मैं आपको जरा दिखाना चाहूंगा, हमारी टीम यहाँ पर देगी। देखिए, अब इसको जरा ध्यान से देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो तस्वीर है यहाँ पर देखिए आप, ऐसा लग रहा है कि बार बार यहाँ पर इन शब्दों को लिखा गया है। ये जरा देखिए आप, और इसमें क्या लिख रहे हैं, मेक मी अ हार्ट ऑफ ब्रोकन। ये इसको जरा आप देखिए, बार बार घिस के लिखना किसी एक शब्द को, ये किस तरह की मनोदशा होती है? देखिए, जब आदमी किसी फैसले को लेकर टूट जाता है या दुखी हो जाता है और उसका डिप्रेशन लेवल बहुत हाई होता है, ठीक है, ऐसे कंडीशन में उसने कुछ लिखा है, फिर उसको मिटाया है, हम ठीक इसकी है, बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, डायरेक्टली बहुत बार पेरेंट्स क्या होते हैं, कोई भी डिसीजन अपना जो है सौंप देते हैं अपने बच्चों को, तो वो बच्चे ही होते हैं, उनका जो मेंटल स्टेटस होता है उस लेवल पे नहीं होता है जो पेरेंट्स सोचते हैं कि मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। उसको जो आनंद आ रहा है उस गेम में, और वो गेम क्या है, गेम का जो एडिक्शन है, चाहे गेम का एडिक्शन हो, टीवी का एडिक्शन हो, चाहे किसी नशा का एडिक्शन हो, वो बहुत डेंजरस होता है। उसमें आदमी काफी स्टिमुलेट हो जाता है। जी बिल्कुल, ये तो आपने समझा दिया है, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि एक एडिक्शन जब आपको हो जाता है। अब जरा इसको आप बताइए, ये बहुत अलग तरह की चीज यहाँ पर नजर आ रही है कि कुछ लग रहा है कुछ लिखना चाह रहे थे, लेकिन बार बार काटा, देखिए बिल्कुल मिटाया है, लेकिन इसको हम फॉरेंसिक हैंडराइटिंग के थ्रू जो है डिफरेंट इक्विपमेंट से इसको हम पढ़ सकते हैं। जो भी ये जैसे ये है, आई एम वेरी वेरी, ठीक है, ये क्लियर नहीं हो रहा है इधर वाला, ठीक है, मे बी सॉरी हो या कुछ हो, ये जैसे यस ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये लाइफ को खत्म करने के पर्पस से यहाँ लाइफ वर्ड भी है, लाइफ तो इज वेरी वेरी, यहाँ पर कुछ थोड़ा मैं यहाँ पर तो कहीं ना कहीं ये माइंड मेकअप हो गए थे कि मुझे अपनी लाइफ खत्म करनी है या कोई गलत डिसीजन लेना है, वो लिखे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी, उसको कट किए, या जो भी रीजन हो, अब इसी पेंसिल से कट हुआ या किसी ने कट किया, दिस इज द डिफरेंट थिंग्स, बट उनका फैसला, उनका जो इनिशिएटिव था वो कहीं ना कहीं अपने को हार्म करने का था, और ऐसा हार्म जिससे सामने वाला भी दुखी हो, क्योंकि 9th फ्लोर से कूदना ये बहुत ही वायलेंट टाइप ऑफ सुसाइड है, क्योंकि बहुत लोग हैंगिंग कर लेते हैं, बहुत ऐसे गलत तरीके हैं।
ड्रग्स ले लेते हैं, लेकिन ये जिस तरह से हुआ है, यानी ये पूरा प्रोमिनेंटली डोमिनेंटली और स्टिमुलेट होके कि मुझे गलत चीज करना है, ऐसा इन्होंने किया है। लेकिन अमरनाथ जी देखिए, तीनों माइनर थे, उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी और क्या एज थी उनकी? गेम के एडिक्शन 16 से 12 साल के बीच तीनों की अच्छा। उम्र थी। 16, 14, 12 इन तीनों बहनों की उम्र थी। जी। हालांकि तीनों सगी बहनें नहीं थी, ये भी बात सामने आ रही है, लेकिन बहुत क्लोज थी एक दूसरे के। जी। 9वीं मंजिल से कूद जाना लोगों के लिए, एक ऊंचाई से कूदने में ही हिम्मत चाहिए होती है, उसके अंदर जंप नहीं कर पाते हैं लोग। ऐसी मनोदिशा कैसे इंसान की हो जाती है, वो भी सिर्फ गेम खेलने में, और वो भी छोटे बच्चे। देखिए, जो आपने एज बताया, टीनेजर्स का एज होता है, हार्मोन की काफ़ी प्रोफिशिएंसी रहती है, और ऐसे समय में ऐसे सच टाइप ऑफ डिसीजन लेने के लिए यदि प्रॉपर उनको गाइडशिप नहीं मिला, किसी चीज़ के प्रति एडिक्ट हैं, तो ये हो सकता है। इसमें कोई बियॉन्ड द लिमिट की बात नहीं। अगर हम अमरनाथ जी सबको समराइज करें संक्षिप्त में, तो आपको क्या आपका कंक्लूजन है इन नोट्स को यहाँ पर देख करके, क्या इनके दिमाग में उस वक्त रहा होगा जब ये किया उन्होंने? देखिए, कहीं ना कहीं इनको किसी चीज के लिए रोका गया। रोकने के चलते ये काफी हार्ट ब्रोकन फील किए, और इनका जो मेंटल स्टेटस था ड्यू टू एडिक्शन काफ़ी डैमेज हुआ, और जिसके लिए इतना ज़्यादा ये डिपेंड थे, इस पर डिपेंडेंसी इनकी ज़्यादा थी कि ये सुसाइडल पर्पस से, सुसाइडल टेंडेंसी से ओतप्रोत हुए और इन्होंने गलत एक्शन लिया। तो एक तरह का ये जो है सुसाइडल अटेम्प्ट है ड्यू टू एडिक्शन ऑफ सम स्पोर्ट्स और सम ऑनलाइन गेम। एडिक्शन, लत, वो इस कदर आगे बढ़ गई अदिति कि वो इतने बड़े फैसला लेने की तरफ इन लोगों को यहाँ पर ले गई। अमरनाथ जी ने समझाया यहाँ पर कि किस तरह की मनोदशा उन बच्चों की यहाँ पर रही होगी जिन्होंने इस तरह के नोट छोड़कर उस ऊंची इमारत से जंप लगा दी। बिल्कुल ताबिश। तो डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा जो हैं सीनियर फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, और वो ये बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहे थे, हैंडराइटिंग को समझकर जो सुसाइड नोट आखिरी में मिला है, कि क्या क्या उस टाइम मनोदशा हो सकती है, उस वक्त वो क्या सोच रही थी, किस तरह से इमोशनली ये बच्चियाँ परेशान भी चल रही थी, कहीं ना कहीं उनके भीतर एक ग्लानि भी थी, एक गिल्ट भी था कि वो ऐसा बड़ा कदम उठाने जा रही हैं। तो यहाँ पर एक्सपर्ट जो है उनका ये कहना है कि बच्चियों ने अचानक ये फैसला लिया है, सुसाइड को लेकर मन बना चुकी थी वो बच्चियाँ, और एक तरह से जिसे कहते हैं बगावत करने जैसी जो भावना है वो उनके मन में आ गई थी। और ये भी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि एक ही बच्ची ने ये पूरा नोट लिखा, एक कंफ्यूजन, एक असमंजस की स्थिति उनकी लगातार बनी हुई थी, लेकिन ये जो फैसला लिया गया, ये जो नोट लिखा है, ये सुसाइड नोट एक ही बच्ची ने लिखा है। हमारे साथ एक और खास मेहमान यहाँ पर मौजूद है, डॉक्टर कपिल कक्कर हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर कपिल, ये जो घटना है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, सुसाइड नोट भी हमने देखा, जो भी स्थिति हमने देखी, सबसे पहले आपको इस वक्त क्या कुछ लग रहा है इस घटना को देखकर? नहीं, देखिए, इसमें 3-4 फैक्टर्स है। सबसे पहले तो अगर आप देखें, बच्चों का स्कूल ना जाना, और दूसरा बच्चों का जो एडिक्शन था, ये जो एज होती है इम्प्रेशनेबल तो होती है। ये इम्प्रेशनेबल क्यों होती है, आपके ऑडियंस के लिए मैं समझा दूं कि आपकी ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है बड़ा छोटा सा, जिसको हम कहते हैं एमिगडाला। और एमिगडाला जो होता है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो पार्ट होता है कि बहुत ही इंटेलिजेंट पार्ट होता है ब्रेन का, जहां ठीक डिसीजन आदमी लेता है, उससे पहले ये एमिगडाला जो इमोशनल पार्ट होता है ये मैच्योर हो जाता है। तो जब वो मैच्योर हो जाता है तो बच्चों में स्पेशली उनका जो इमोशनल इम्बैलेंस होना बहुत ही नेचुरल रह जाता है। जब वो इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है, फिर आपका एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं डोपामीन। अब डोपामीन क्या करता है बच्चों के अंदर, डोपामीन से एडिक्शन हो जाती है, क्योंकि वो डोपामीन आपके अंदर जो रिवॉर्ड का जो किक है, एंटिसिपेशन ऑफ रिवॉर्ड किक, वो ट्रिगर करता है। तो अगर आप देखेंगे ये जो गेम्स बनती है, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे क्यों ये हर बारी बनाते हैं, आपको क्यों चैलेंज करते हैं, क्योंकि उससे जो आपका डोपामीन है, वो जो डोपामीन जो रिवॉर्ड पॉइंट है, वो कहीं ना कहीं आपकी ब्रेन के अंदर स्टिमुलेट हो रहा है। और क्योंकि बच्चों में इमोशनल इम्बैलेंस होता है, उनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं उस टाइम तक मैच्योर होता, इस वजह से बच्चे ये चीज करते हैं। अब यहाँ पेरेंट्स को भी देखिए, अनफॉर्चुनेटली जब बच्चा स्कूल नहीं गया, बच्चा पूरा टाइम एक तरह से एडिक्टेड रहा, उसके अपने जो सोशल स्किल्स हैं, वो सोशल स्किल्स कहीं ना कहीं खत्म हो गए। क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाता है, बहुत टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करता है और बच्चों के साथ इंटरैक्ट करता है, तो उसकी जो मानसिकता है वो एक्सपैंड होती है।
वो दूसरी चीजों को अलग नजरियों से देखना यानी कि शुरू आप ये करता कह है। रहे हैं कि घर ही घर में रहना, माहौल नहीं बदलना भी एक मानसिक स्थिति पर बहुत असर डालता है। डॉक्टर हेमा रतनानी भी मेरे साथ जुड़ गई है। लेकिन डॉक्टर कपिल, यहाँ पर मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि इस तरह के जो गेमिंग ऐप्स होते हैं, हमने पहले भी देखा था, एक ब्लू व्हेल करके गेम आया था जिसके चलते कई बच्चे जो है उन्होंने अपनी जानें दे दी थी। अब ये जो दूसरा मामला आया है, कोरियन लवर गेम का ये है। ये जो गेमिंग ऐप होते हैं, किस तरह से बच्चों की मनोदशा पर असर डालते हैं कि उन्हें आभासी दुनिया और असल दुनिया का फर्क जो है वो खत्म हो जाता है? कि एक तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। पेरेंट्स को साइकोलॉजिकली लगता है अगर हमारा बच्चा बाहर नहीं जा रहा, वो घर में ज्यादा सेफ है। तो जब वो घर में ज्यादा सेफ है तो वो उनको फ्री एक्सेस दे देते हैं मोबाइल फोन्स का, कुछ और चीजों का, कि जहां पे बच्चा ऑनलाइन लगा रहता है। पेरेंट्स को साइकोलॉजिकली लगता है बच्चों का सेफ्टी नेट है, पर वो सेफ्टी नेट नहीं होता, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी आज की डेट में बाहर की रियलिटी से और डेंजरस हो गई है। और जब वो वर्चुअल रियलिटी आती है, वहां पे देखिए बच्चों के पास क्या ऑप्शन है। बच्चों के पास शेयर करने का ऑप्शन है, दूसरों को ब्लॉक करने का ऑप्शन है, बच्चों के पास ऑप्शन है कि वो किसको लाइक करे, किसको डिसलाइक करे, किस पे क्या कमेंट करे, वो अपने आईडी से करे कि फेक आईडी से करे। तो इसका मतलब है बच्चों के पास एक पूरा कंट्रोल आ गया कि वो अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहते हैं। और जब वो वाला जिंदगी उनका जो वर्चुअल वर्ल्ड का क्रिएट हो जाता है, तो वो जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो डोपामिन मॉलिक्यूल है, वो जो ब्रेन के अंदर जो एक रिवॉर्ड की किक पैदा करता है, वो फिर रुकती नहीं है, क्योंकि डोपामिन का सबसे बड़ा रोल होता है। लोग सोचते हैं जनरली कि वो रिवॉर्ड गिवर होता है। रिवॉर्ड गिवर से ज्यादा डोपामिन का होता है एंटिसिपेशन ऑफ रिवॉर्ड के। जी डॉक्टर कपिल, आपकी आवाज भी थोड़ी सी यहाँ पर कट रही है। है। मैं डॉक्टर हेमा के पास यहाँ पर चलूंगी। डॉक्टर हेमा, 3 अलग अलग उम्र की ये बहनें थी, जिसमें से 2 सगी बहनें थी, एक स्टेप सिस्टर यहाँ पर थी। अब पारिवारिक माहौल भी थोड़ा अलग था यहाँ पर, क्योंकि पिता ने 2 शादियां की हुई थी। तो क्या इस तरह की चीजें भी बहुत ज्यादा मानसिक स्थिति जो है उस पर असर डालती है? बच्चों का साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स जो बच्चे को रेजिलियंस देते हैं, जिंदगी से लड़ने का समझ देते हैं, अपने आसपास के वातावरण से सही गलत की समझ बच्चे तब लेते हैं जब वो पेरेंट्स से कनेक्टेड होते हैं। और ये कनेक्ट जो है, उसके लिए माता पिता का बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनकी बात सुनना, वो कैसे सोच रहे हैं, दुनिया को कैसे परसीव कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव फैक्टर्स है लाइफ में। अब जैसे आप बता रहे हैं कि पिता की लाइफ में डिफरेंस चल रहा था, 2 वाइफ्स थी, आई एम श्योर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज भी रहे होंगे। ऐसे माहौल में बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए। और कई बार ये गेम्स या गैजेट्स बच्चों की लाइफ में एक अभिभावक की कमी को पूरा कर रहे होते हैं। तो बच्चे का जो सोशल कनेक्ट है पेरेंट्स की बजाय एक ऐसी चीज से हो जाता है जहां पे जो भी वो देख रहे हैं अपनी मर्जी से देख रहे हैं, वहां वो सही गलत खुद डिसाइड कर रहे हैं, और ये इसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर गलत हो सकता है। डॉक्टर हेमा, फिर समस्या यहाँ पर यही आ जाती है, जो आजकल का जो वक्त है, इसमें आप गैजेट्स के बिना, अब जो बड़े बच्चे हैं, अगर जो टीनेजर्स हैं, उनकी जिंदगी भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, कोचिंग्स होती है, जिनके लिए उन्हें जरूरत होती है। तो ऐसे में माँ बाप बड़ी उलझन में होते हैं कि आखिर क्या कुछ किया जाए। यहाँ पर कुछ समाधान भी जरूर बताएं। समाधान ये है कि आप एक तो बच्चे के साथ डेली इंटरैक्शंस करिए, सुबह शाम बच्चे के साथ एक बार कनेक्ट बनाइए। अवेयर रहिए कि बच्चे की लाइफ अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। सुने ज्यादा, ज्ञान कम दे। बच्चे को सिर्फ समझाने की कोशिश ना करें। कई तरह के फिल्टर एप्स हैं जिनमें आप ये असेस कर सकते हैं कि बच्चा किस ऐप पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। क्या ये एजुकेशनल ऐप है, स्कूल से संबंधित है, काम से संबंधित है, या गेमिंग है। अगर गेमिंग बच्चा ज्यादा कर रहा है तो कन्फ्रंट करके बच्चे को डांटने या उस पर रिस्ट्रिक्शन स्ट्रिक्टली लगाने के बजाय बैठकर जाने की इससे तुम्हें क्या खुशी मिलती है, क्या और चीजों से तुम्हें खुशी मिलती है, क्या मैं तुम्हारे साथ ज्यादा समय स्पेंड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो बच्चे की एक तो ट्रैकिंग विदाउट एन आइडिया ऑफ कंट्रोलिंग द चाइल्ड, बट जस्ट टू नो द चाइल्ड, देन पुटिंग फिल्टर्स विच कैन, ऐसे फिल्टर्स जो बच्चे को गलत रास्ते पे जाने से पहले ही रोक देते हैं। बच्चे ऐसी चीजें एक्सेस ही नहीं कर पाते। आप इंटरनेट पे अपनी वाईफाई कनेक्शन पे फिल्टर्स लगा सकते हैं या बच्चे के ऐप में फिल्टर्स लगा सकते हैं। साथ में बच्चे के बैठकर डिस्कस कर सकते हैं रूल्स ऑफ कितना आपको क्या करना चाहिए। बच्चे को कहने दीजिए कि आप बेटा इस पे आपको लगता है कि कितना टाइम ठीक है, पढ़ाई के लिए आपके पास कितना तो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपने, हेमा जी बताइए।
स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए 8 से 10 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे नींद बहुत कम ले रहे होते हैं इन सब चीजों की वजह से कि वो टाइम बहुत स्पेंड कर रहे हैं इंटरनेट पे या गेमिंग में। ये पुअर स्लीप इज अ वेरी बिग प्रिडिक्टर कि बच्चे को आगे चल के क्लियर थिंकिंग या क्लॉगी थिंकिंग, फॉगी थिंकिंग में कन्वर्ट होगी और बच्चा ज्यादा, क्योंकि जब रात के टाइम कोई उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहा, मॉनिटर नहीं कर रहा, तो बच्चा कितनी देर ज्यादा कर रहा है ये भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्या बिल्कुल। एक्सेस कर रहा है ये भी आप नहीं देख सकते। बिल्कुल, तो यानी उनके रात साथ की वक्त नींद- बिताएं और अगर उन पर नजर रखनी भी है तो नजर इस तरह से रखें, दोस्ताना रवैये से रखें, दोस्त ताकि उन्हें है। ये ना लगे कि उनके ऊपर पाबंदी यहाँ पर रखी जा रही है। डॉक्टर कपिल, आपका भी मैं रुक करूंगी, लेकिन एक बार फिर से हम यहाँ पर चलते हैं हमारे सहयोगी ताबिश के साथ पास, जो इस वक्त और हमें डिटेल्स देंगे डॉक्टर के साथ। अदिति, आपकी मैं डिस्कशन सुन रहा था, मेरे जहन में भी एक सवाल यहाँ पर आया कि अमरनाथ जी हमारे साथ हैं। अमरनाथ जी, देखिए, ये ऐसा मामला है जिसमें गेम खेलने की लत की बात हो रही है। अब गेम तो सब खेलते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, उसमें कैसे आप ये अंदाजा लगाएंगे कि कोई गेम की इस कदर लत किसी को लग जाए कि वो इस तरह के कदम यहाँ पर उठा दे। हैंड राइटिंग हम दिखा रहे थे, आप जरा हैंड राइटिंग हमें दिखाइएगा, हमारी टीम से हम कहेंगे, उसको देखकर आप बता पाएं कि अगर लिखने के तरीके से कोई मनोदिशा का अंदाजा पेरेंट्स लगा पाएं, कोई सलाह इस तरह की आप दे पाएं जिससे वो पहले समझ पाएं कि आपका बच्चा जो है वो किसी बात को लेकर परेशान हो रहा है या कुछ नेगेटिव उसके दिमाग में चल रहा है। देखिए, हैंड राइटिंग और जो ग्राफोलॉजी की भी बात करें तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो अल्फ़ाबेट डिजिट की जो लिखावट होती है, बनावट होती है, जो स्पीड होता है, जो पेन प्रेशर होता है, पेन पुश होता है, दो वर्ड के बीच में जो गैप होता है, या जिस तरह से लाइन हम लिखते हैं, उसके बेसिस में हम बहुत कुछ बता पाते हैं। इस राइटिंग में जिस तरह से लिखा हुआ है, इस राइटिंग में जिस तरह से प्रोमिनेंटली लिखा गया है, आप देखिए इसको, ठीक है, ये यहाँ पे आप बात कर रहे हैं जी। जी, तो ये देखिए जिस तरह से लिखा गया है प्रोमिनेंटली, यहाँ जिस तरह से डोमिनेंट वे में लिखा गया है, कैपिटल वे में लिखा गया है, ये बताता है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड या एक चीज़ के प्रति इसका मोटिवेशन है और वो वही करेगा जो वो करना चाहता है। अच्छा, ये क्योंकि देखिए, हम ये भी समझते हैं हैंड राइटिंग के साथ शायद लिखने का तरीका, हर किसी की हैंड राइटिंग खूबसूरत नहीं होती, कुछ खराब तरीके से लिखते हैं। ये जहन में जो आपके चल रहा होता है उससे असर पड़ता है कि आप कौन सा लेटर बड़ा लिख रहे हैं, कहाँ पर आप कैपिटल कर रहे हैं। जैसे ये जे जो है, इसको मैं देख पा रहा हूँ, इसको बड़ा करके थोड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है, वो लाइफ को आपने यहाँ पर हाईलाइट किया कि उसको कैपिटल में आप बच्चों ने यहाँ पर लिख दिया है। ये आपके जहन को दर्शाता है कि आप क्या उस वक्त सोच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, हैंड राइटिंग जो है ब्रेन राइटिंग है, यानी ब्रेन से कनेक्ट है, तो ब्रेन में जो चल रहा है उस हिसाब से राइटिंग जो है, राइटिंग के फॉर्म में ये निकल के आ रहा है। ये जे देखिए जिस तरह से जे को बनाया गया है, देख रहे हैं, मीन्स ये चीज़ों को अपोज करने के प्रति ये समर्पित है कि ये जो कह रहे हैं, मैं इस गेम को खेलना चाहता हूँ या खेलना चाहती हूँ, ये नहीं खेलने देंगे, मैं खेलूंगी। तो ये चीज़ें देखिए, ये देखिए, ये पूरा वर्ड नहीं यूज हो पा रहा है, यानी कहीं ना कहीं गैप है, ठीक है, ये मन में कुछ चीज़ें चल रही हैं। प्लस आप ये देखिए बी जिस तरह से बना है, ठीक है, जिस तरह से इन्होंने लिखा है, आप देखिए स्पीड है, स्पीड में इन्होंने ऐसे इसको किया। तो जो ये हैंड राइटिंग है, ये क्या है, यदि हैंड राइटिंग फ्लेक्सिबल है, थिंकिंग प्रोसेस उनकी कैसी चल रही है, क्या सोच रहे हैं, यदि बड़ा राइटिंग लिखें, बड़ा वर्ड में लिखें, ओपन माइंडेड, मतलब ये कंस्ट्रक्ट नहीं है, ये दब नहीं रहे हैं, किसी बात से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये अपने हिसाब से चले जा रहे हैं। तो इनका माइंड ये है कि हमें बात नहीं माननी है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि सर्कमस्टेंशियल भी इम्पैक्ट पड़ता है, केवल गेम है, एडिक्शन है, 1-2 दिन का तो नहीं होगा, काफ़ी दिनों का हो, काफ़ी सालों का हो। प्लस घर का क्या कंडीशन है, माँ बाप किस तरह से एक साथ रिलेशन में रहते हैं, या माँ बाप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं उनके साथ, उनका खाना पीना, पढ़ाई, उनका स्कूल, उनका स्टेटस कैसा है, ये सब चीज मायने रखता है। जाहिर तौर पर, क्योंकि यहाँ तो हम एक मामला है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि गेम की लत है, लेकिन बच्चों पर दबाव तो बहुत तरह का हो सकता है। वो कोई भी वजह हो सकती है, वो उनका दिनचर्या हो सकती है, परिवार की स्थिति हो सकती है। तो अगर उनके लिखने के तरीके की हम बात करें, इसमें कोई सलाह दे पाए माता पिता को कि आप उसको देखकर इस बात पर ध्यान रखिए कि वो किस तरह से लिख रहे हैं, या उनका व्यवहार कैसा है, या किस तरह से वो जो शब्द हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से मैं इस केस पे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ,
तो पूरी केस हिस्ट्री मेरे पास नहीं है। आपने एज बताया, तीनों फीमेल्स थे, उनका फैमिली बैकग्राउंड, कहाँ पढ़ते थे, क्या हुआ था, क्या खाए थे, क्या टाइमिंग थी, ये सब चीज़ें लिंक होंगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, माँ बाप की ये जिम्मेदारी बनती है, उनके यदि बच्चे हैं, आप स्प्रिंग्स हैं, नहीं वो देख पा रहे हैं, दादा दादी नाना नानी जो भी हैं, उनका डेली का जो रूटीन वर्क है वो चेक करें, कम से कम उनका नोटबुक देखें, उनके क्लास टीचर से या उनके फ्रेंड्स के साथ भी इंटरेक्शन करें कि उनकी सोच जा कहाँ रही है। बहुत बार कोई यदि एब्यूज वर्ड बोल रहा है बच्चा जो है, तो हम सोचते हैं इसकी कंपनी खराब है। जिस तरह से उनका बिहेवियर, एक्टिविटी, पहनावा होता है, ये भी सब चीज़ें जो है को रिलेट करती हैं ऐसे चीज़ों से। बिल्कुल, देखा अदिति, आपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं अमरनाथ जी, तो वो छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे हाँ, इन चीजों को अगर ध्यान दिया जाए तो समझ में आ सकती हैं चीजें। इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चों का बिहेवियर किस तरह का है उससे अंदाजा लगा ले। यहाँ पर डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा का, डॉक्टर हेमा रत्नानी का और डॉक्टर कपिल कपर का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां ये दी हैं कि पाबंदी ना लगे बच्चों को, लेकिन उन पर नजर रखना इस वक्त बेहद जरूरी है, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामले हो जाते हैं।